नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। वर्तमान का जो समय है, झारखंड में फिलहाल चुनाव का दौर शुरू होने वाला है। एक चुनाव अभी पूरे देश के लिए खत्म हुआ है, लेकिन 2024 का जो ये अंतिम जो माह होने वाला है, उसमें झारखंड में विधानसभा का चुनाव होगा। हम कह सकते हैं पूरा जो झारखंड का माहौल है, वो इलेक्शन का माहौल है, पूरा इलेक्शन मोड चालू हो गया है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी तैयारियों में जुट गए हैं टिकट लेने को लेकर या जनता तक अपने आवाज़, अपनी बात, अपने विचार पहुँचाने को लेकर। आज के इस पॉडकास्ट में हम मिलाएंगे जेबीकेएसएस के केंद्रीय सचिव श्री राजदेव रतन जी से। उनसे बात करेंगे और खासकर तमाम उन मुद्दों पर बात करेंगे जो जेबीकेएसएस को लेकर जो अभी चल रही है। वो कई सारे मुद्दे हैं और एक राय धनवार के मुद्दे के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि जो सर हैं वो राय धनवार से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ की स्थिति के बारे में बात करना भी जरूरी हो जाता है। तो स्वागत कीजिए हमारे चैनल में राजदेव रतन जी का। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और साथ में आपकी सभा देखने वाले, इस पॉडकास्ट को देखने वाले सभी लोगों को झारखंडी जोहार। सबसे पहले मेरी पूरी टीम की तरफ से आपकी पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले सवालों का हम शुरुआत करेंगे। एज अ जेबी कैसेस लीडर, आप झारखंड के प्रेजेंट सिनारियो को किस तरह देखते देखिए, एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों तक स्पष्टता से ये आवाज़ जानी चाहिए कि कहीं न कहीं हम लोगों का जो सृजन हुआ है, हमारी पार्टी का जो सृजन हुआ है या हमारे संगठन का जो सृजन हुआ है, वो परिस्थिति का सृजन है, वो लोगों की माँग का सृजन है। इसका मतलब ये हुआ कि झारखंड के सिनेरियो को आप अगर यदि देखें और 24 साल का जो झारखंड हुआ, इस स्थिति में बहुत सारा शोषण और उपेक्षा किया गया झारखंडियों को। हैं? जी। और इसको लेकर के उन सारे मुद्दे को लेकर के एक व्यक्ति लोगों के सामने आए, जयराम कुमार महतो के रूप में, और वो बड़ी आसानी से लोगों से कनेक्ट किए। इसलिए कनेक्ट कर पाए क्योंकि ये आवाज़ जो थी वो झारखंड के लोगों का पीड़ा की आवाज़ थी, उनके शोषण की आवाज़ थी। और कहीं न कहीं जब आप इस तरह का आंतरिक आवाज़ को उठाते हैं, तो लोग बहुत आसानी से और बड़ी तेज़ी से आपकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। और इस परिस्थिति में हम लोग देखते हैं कि झारखंड अभी तक 24 साल में भी शोषित प्रदेश रहा है। झारखंडियों के साथ इंसाफ नहीं हुआ है और उस स्थिति में हम लोग अपने आप को ये मानते हैं कि अगर यदि हम लोग आगे बढ़ करके और इन कार्यों को देख रहे हैं, झारखंड में पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो हमको पूरा भरोसा है कि झारखंडी जनता का समर्थन जो है, यहाँ के झारखंडियों का समर्थन जो है, वो हम लोगों को मिलेगा। झारखंड अब 24 सालों का हो गया। बहुत एक लंबा संघर्ष लोगों ने किया। बहुत शहादत हुई तो हमें झारखंड अलग राज्य के रूप में देखने को मिला। क्या जब से झारखंड अलग हुआ है, जो एक सबसे बड़ा सवाल आम जनमानस के मन में उठता था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं हुआ, इस मुद्दे पर जेबी कैसे अपनी क्या राय रखते हैं? देखिए, हम लोग तो इस बात को मानते हैं कि न सिर्फ सत्ता का बल्कि धन का विकेंद्रीकरण भी बहुत अनिवार्य होता है। क्योंकि जब भी आप एक बात समझ लीजिए कि 2 चीज़ है कि अगर यदि सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होता है, तो कहीं न कहीं इस बात को मानना पड़ेगा कि लोग तानाशाह हो जाते हैं। जी। और इसलिए ये 2 कहावत आपको समझना पड़ेगा कि धन का और सत्ता का विकेंद्रीकरण और सड़क जो है वो सूना नहीं होना चाहिए, नहीं तो सदन जो है वो आवारा हो जाता है। तो जेबी केसेस का इन दोनों मामले में इस बात का मानना है कि हम लोग दोनों चीज़ों पर नज़र रखें, सड़क से सदन तक जो है वो चीज़ों को ले जाकर के पहुँचाएँ और सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, धन का। चूँकि आज आप देख लीजिए कि जहाँ पर भी आप देखेंगे, विधानसभा में है कोई तो विधायक के पुत्र हैं तो वो विधायक बन रहे हैं, कोई एमपी का पुत्र है तो वो एमपी बन रहा है। कहीं न कहीं हमको लगता है कि वो सारे लोग एक सिक्योरिटी को देख रहे हैं। वो लोग झारखंड के विचारधारा या झारखंडियत का जो है वो हित-हितार्थ की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपने परिवार की बात कर रहे हैं। एक छोटा-सा हम एग्ज़ाम्पल देना चाहेंगे आपको इस बीच में कि हमारे जो नकली, जो अपने आप को मूलवासी और आदिवासी के मुख्यमंत्री कहते हैं, मात्र 3 महीना का समय बच रहा होगा चुनाव में, जी। और उन्होंने जो है वो एक मुख्यमंत्री को जो है उनके जगह पर थे, और तुरंत जब वो बाहर आए, जब उनको बेल प्राप्त हुआ, तो आप देखे होंगे कि तुरंत मुख्यमंत्री के पद पर खुद जाकर के आसीन हो गए। तो कहीं न कहीं इस बात को दिखता है कि पद का लिप्सा जो है वो पूरी तरह से जो है वो लोगों के ज़हन में है, झारखंडी नेताओं के ज़हन में है।
और इन परिस्थितियों को बदलने के लिए हमको लगता है कि जेबीकेएसएस ने ये बीड़ा उठाई है कि हम लोग धन का विकेंद्रीकरण पर बात करें, हम लोग सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बात करें, हम लोग सड़क पर जो है वो जन जन की आवाज पहुंचाने की बात करें। और इन परिस्थितियों में जो है वो न सदन आवारा होगा और ना कहिए कि एक तानाशाह जो नेता के रूप में झारखंड में घूम रहा है, उस पर हम लोग नियंत्रण करने में सफल होंगे। अभी आपके पास अपना पार्टी का ना विधायक है ना सांसद है, आप इस बात को बहुत ही आराम से कह सकते हैं, लेकिन क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि जेबीकेएसएस में सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा? क्योंकि आप अभी मान लीजिए आप राजधनवार से विधायकी का चुनाव लड़ते हैं, विधायक बनते हैं, तो क्या आपके घर से या आपके रिश्तेदार आगे उस चीज को कंटिन्यू करेंगे? देखिए, एक बात आपको बताना चाहते हैं कि हम लोगों के राजधनवार की बात करेंगे तो राजधनवार, जंबुआ हो गया, इस तरह का जो क्षेत्र है यहाँ पर कहीं न कहीं दशकों से कांग्रेस और बीजेपी की जो है वो सत्ता रही है। जी। और इस परिस्थिति में हम लोग एक बात को मान करके चल रहे हैं कि कहीं न कहीं परिवार में अलग-अलग विचारधारा से भी लोग जुड़े हुए थे। लेकिन हम इस बात को मानते हैं कि अगर यदि आप विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं तो आपको अपने परिवार से भी अगर यदि लड़ने की जरूरत पड़े तो लड़ना चाहिए। इसलिए चूंकि ये एक व्यक्तिवादी व्यवस्था के इर्द गिर्द घूम करके रह जाती है। हम लोग चाहते हैं कि समाजवाद की बात हो, हम लोग चाहते हैं कि विकेंद्रीकरण की बात हो, हम लोग चाहते हैं कि सत्ता जन जन तक पहुंचे और सत्ता सुख का रूप नहीं लेकर के सेवा का रूप ले। इन परिस्थिति में हमको लगता है कि आने वाले समय में हम इस बात को मान के चलते हैं कि हम विधायक बने, हम विधायक नहीं बने, ये अलग चीज है, लेकिन विचारधारा जो है वो जन जन तक पहुंचनी चाहिए। और हमारे बाद अगर कोई विचारधारा किसी में भी शिफ्ट होता है तो उसको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। इसमें परिवारवाद का कोई जगह नहीं, इसमें व्यक्तिवाद का कोई जगह नहीं, बल्कि इसमें समाजवाद का सिर्फ जगह है। एक सवाल आपसे पूछना जरूरी है, आप जेबीकेएसएस की केंद्रीय टीम का हिस्सा हैं। अंगद नायक की मृत्यु होती, क्या पार्टी के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि उन्हें 8,000 प्रतिमाह उनके घर वालों को दिया जाएगा सहयोग राशि? ये सवाल इसलिए जरूरी है कि लगातार इस पे वीडियो बन रहे हैं और लोग कई तरह के बात इस पर उठा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप ही इसका स्पष्टीकरण दें। नहीं, सबसे पहले तो आपको बताना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि अंगद नायक एक योद्धा थे, हमारे पार्टी के रहे और बहुत मुखरता से अपनी आवाज को भी रखते थे और उनको हम जहाँ पर भी हैं भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले। दूसरा महत्वपूर्ण आपको बात बताना चाहते हैं कि ये जो प्रश्न लोग बार-बार इस बात को उठा रहे हैं कि क्या माह में इस बात को कहा गया था? मैं उस पर नहीं जाकर के एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति को आर्थिक सहयोग की बात करते हैं तो उसके लिए जो है वो कोष का कहीं न कहीं होना या कोष का स्रोत का होना बहुत अनिवार्य होता है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जयराम कुमार महतो या जयराम कुमार महतो के पार्टी में कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो या तो विधायक रहे हैं या फिर मुखिया भी हैं या फिर जो है वो जिला परिषद है। तो इस परिस्थिति में कोई रेकरिंग सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और हमको लगता है कि ये प्रश्न बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं होगा। जिस व्यक्ति को अपने आर्थिक रूप से अपने चीजों के लिए दूसरे पर निर्भर कराना पड़ रहा है, चंदा पर निर्भर रहना पड़ रहा है, चंदा का मोबाइल, चंदा की गाड़ी, चंदा का रिचार्ज, चंदा का कपड़ा, चंदा का पैजामा, तो इन परिस्थितियों में हमको नहीं लगता है कि माने क्या कहते हैं कोई व्यक्ति चाह ले और उसको आर्थिक सहयोग हर माह कर सकता है। हाँ, निश्चित रूप से कभी-कभी कोई चंदा आता है तो आप उसमें से सहयोग राशि उन तक पहुँचा सकते हैं, जिसको आपको बताना चाहते हैं कि हाल ही में रांची में हमारी रांची की टीम उनके परिवार के साथ गई और 50,000 का नगद जो है वो सहयोग राशि उन तक पहुँचाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि माह दर माह, चूँकि ये रेकरिंग मंथली कोई इनकम नहीं है, हम लोगों का माहवारी कोई इनकम नहीं आता है कि मंथ में आ रहा है और इस परिस्थिति में जो है हम लोग इसको देखेंगे। तो इस बात को लोगों को मानना पड़ेगा कि जब हम लोग सत्ता तक पहुंच जाएंगे तो निश्चित रूप से इन चीजों को करेंगे। लेकिन ये प्रश्न अभी आपको किसी सत्ताधारी दल के विधायक या फिर विपक्ष के विधायक या फिर जो विधायक रह चुके हैं उनको पेंशन मिल रहा है, अगर इन प्रश्नों को ऐसे लोगों को पूछा जाना चाहिए कि आप लोग कितने लोगों को आर्थिक रूप से सहयोग कर रहे हैं, तो ये प्रश्न जो है वो तर्कसंगत हो जाएगा। जी। अब आपकी पार्टी काफी बड़ी हो चुकी है, आप का प्रभाव पूरे झारखंड में दिखता है। जैसे जैसे आपकी पार्टी और बहुत आश्चर्य की बात है कि बहुत कम समय में आपकी पार्टी बहुत बड़ी हुई, बड़ा नाम हुआ पूरा झारखंड में। आपने कई लोकसभा में अपने प्रत्याशी भी दिए और विधानसभा में जैसा कि आपके केंद्रीय अध्यक्ष ने बताया 50-55 सीटों में उस समय लड़ने की बात कही थी। क्या टीम जैसे जैसे बढ़ रहा है, लोगों में नाराजगी बढ़ रही है आपके आपसी टीम में?
नहीं, निश्चित रूप से आपको एक बात बताना चाहते हैं कि देखिए कहीं पर भी जब किसी भीड़ में एक जमात आती है, बड़ा भीड़ होता है, तो कभी थोड़ा-सा जो है वो बातचीत के दरमियान या किसी में जो है वो माने क्या कहते हैं थोड़ी-सी अनबन हो सकती है। लेकिन हम लोगों में इन चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति में कोई मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है, संगठन एक जगह पर खड़ी है, बहुत मजबूती के साथ खड़ी है। और संगठन जो है कोई भी संगठन रहे, जेबी केसेस रहे या कोई भी संगठन रहे, विचारधारा और डिसिप्लिन से चलता है। जी। और हमको लगता है कि हर व्यक्ति को इसका अनुसरण करना चाहिए। हम लोग इस बात को मान करके चल रहे हैं कि संगठन का कोई आंतरिक मामला हो, उस संगठन में ही बैठ करके सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, हर पार्टियों में इस तरह की चीज़ होती है। हाँ, लेकिन अनुशासनहीनता किसी भी हालत में किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जाए, किसी भी संगठन में, वो संगठन के लिए बर्दाश्त करने लायक नहीं। राय धनवार की बात करें, आपको वर्तमान समय में सबसे बड़ी परेशानी राय धनवार की क्या लगती है, जो वर्तमान विधायक बाबूलाल मरांडी जी को एक्शन लेना था चाहिए था और उस चीज को सुधार करनी चाहिए थी? देखिए, एक बात हमको समझ में आता है कि मान लीजिए बाबूलाल मरांडी जो हैं, वो सबसे दिक्कत वाली बात है, वो क्षेत्र में बहुत कम अपना समय दिए हैं। और विकास की अगर यदि आप बात करें, तो हम अभी 2-3 दिन पहले जो है वो माने क्या कहते हैं, जनसंपर्क कर रहे थे और तीसरी उन्हीं का ही जो क्षेत्र है एकदम, वहाँ पर हम घूम रहे थे और संयोग से उस दिन हम अपनी एक बड़ी गाड़ी से गए थे, नहीं तो मेरी गाड़ी निकल भी नहीं पाती। तो सड़कों की भी हालत बहुत खस्ता है। और साथ में आप देख सकते हैं कि आप एक एग्जाम्पल हम देना चाहते हैं कि कहीं पर भी शिक्षा को लेकर के कोई मजबूत व्यवस्था आप पूरे धनवार में नहीं देखेंगे। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो स्वास्थ्य केंद्र हैं, तो वहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। शिक्षा को लेकर के उनके पास व्यवस्था नहीं है, सड़क को लेकर के बहुत दिक्कत है और साथ में अगर यदि थोड़ी-सी बारिश हो जाए या ज़रा-सा हवा चल जाए, तो आपको बता दे रहे हैं कि बिजली जो है वो नगारा हो जाती है राजधनवार में। तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि बाबूलाल मरांडी जी जो हैं, उनके द्वारा आज तक जनता तक जो है वो बेसिक सुविधाएँ जब उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी हैं, तो फिर विकास कहाँ से होगा? हम लोगों को इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये समझना पड़ेगा कि सुविधाएँ और विकास में अंतर होता है। विकास का मतलब ये होता है कि जब आप डेवलप करते हैं एक नॉर्म के ऊपर जब आप चले जाते हैं, जिसमें कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये व्यवस्था है, ये सुविधा है, ये विकास नहीं है। विकास का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए राजधनवार के इर्द-गिर्द में बहुत सारे जो हैं वो प्रवासी मजदूर रहते हैं और उन प्रवासी मजदूरों के लिए क्षेत्र में क्या आपने कल कारखाना खोला है, वहाँ पर लोगों को काम मिल रहा है, तो ये विकास कार्य में आएगा। अगर यदि बच्चों को पढ़ने के लिए आपके यहाँ नवोदय विद्यालय हो, सेंट्रल स्कूल खोला गया हो, मेडिकल कॉलेज खोला गया हो, आईटीआई कॉलेजेस खोले गए हों और वहाँ के बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी की व्यवस्था है, वहाँ कोचिंग प्राइवेट इस तरह के कोचिंग और सर माने क्या कहते हैं सुविधा देने लायक जो है वो निःशुल्क बच्चों के लिए उपलब्ध करवाया गया है। चिकित्सा को लेकर के आप कितना हाई-फाई लेवल का इलाज जो है वो लेकर के वहाँ तक पहुँचते हैं, तो ये सारे जो है वो डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। तो लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि कम्युनिकेशन सिस्टम और डेवलपमेंट जो है कन्वेनियंस और डेवलपमेंट इन तीनों चीजों में अंतर समझना पड़ेगा और हमको पूरा भरोसा है कि आज भी राजधनवार जो है वो सुविधाओं के लिए ही जूझ रहा है, इसलिए विकास की बात करना पूरी तरह से बेईमानी होगी। राय धनवार थोक बाजार का एक अगर आप बात करेंगे तो गिरिडीह जिला का एक बड़ा नाम हो चुका है अभी, और उसके साथ जो ज्वेलरी है वहाँ की काफ़ी फेमस होती है और फेमस है भी। एक चीज़ और बात आती राय धनवार को लेकर, क्या राय धनवार को जिला बनाने का जो मांग है वो आपके मैनिफेस्टो में शामिल रहेगा? निश्चित रूप से आपको बताना चाहते हैं कि राजधनवार जब आप किसी भी पावर या चीजों का विकेंद्रीकरण की बात करते हैं तो जगहों का भी विकेंद्रीकरण जी। होना अनिवार्य है। आज हम लोग जहां पर बैठ करके पॉडकास्ट कर रहे हैं वहां से अगर यदि आप गांव तीसरी की बात करेंगे तो उस दूरी को और अभी आप सोच नहीं सकते कि अभी जाने की व्यवस्था नहीं हो तो आप जी। किस तरह से वहां पहुंच सकते हैं। हमारे विधानसभा के मैनिफेस्टो और एजेंडा में सबसे पहला जो चीज है वो राजधनवार को जो है वो जिला बनाना चाहते हैं, इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि वहां का विकास जो है वो तभी संभव है जब आप किसी एक न्यूक्लियर जगह पर फोकस करते हैं। निश्चित रूप से जो है वो वहां पर अनुमंडल बना है, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस बात को देखेंगे जब राजधनवार के इर्द गिर्द घूमेंगे, चाहे वो तीसरी रहे, चाहे वो धनवार रहे या फिर वो गांवा रहे, तो आपको कहीं ना कहीं ये महसूस होगा कि इस जगह को जो है वो जिला बनाना चाहिए। और गिरिडीह और धनवार के बीच की दूरी, डेमोग्राफी, इन सारी चीजों को यदि आप देखेंगे तो निश्चित रूप से ये योग्यता है उस जगह की कि उसको जिला बनाया जाना चाहिए। मैंने मेरे एजेंडा में भी है, मैनिफेस्टो में भी इस बात को बढ़ चढ़ करके हम आगे आवाज उठाएंगे इसको लेकर। राय धनवार के क्षेत्र में
तिसरी, गांवा, उधर चंदौरी, ये सारा क्षेत्र आता है। जैसे पूरे इधर गिरिडीह लोकल में कोयला एक बड़ा माध्यम होता था कमाई का, उसी तरह वहाँ पर अबरक, जो ढिबरा, जो आम भाषा में बोला जाता वो होता था। रघुवर दास की सरकार आई, उसे बंद कर दिया गया। आप देखते होंगे या हम जो आम जनमानस से जब आप मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उन मजदूरों को बहुत दिक्कत हुआ है कि जो अपना घर छोड़कर कहीं प्रवास नहीं कर सकते हैं, या वैसे बुजुर्ग थे जो अपने घर में बैठकर उससे काम कर लेते थे, कुछ नहीं तो कम से कम सब्जी का खर्च निकाल लिया करते थे। तो क्या वो उसको आप अपना मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे, देखिए सरकार से लड़ेंगे उस चीज के नहीं लिए? नहीं, मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि डंके की चोट पर ये बता रहा हूँ कि हम लोग अपने झारखंड के जो व्यवस्था परिवर्तन की बात आ रही है उसमें से उद्योग नीति सबसे ऊपर रख रहे हैं। इसलिए उद्योग नीति को सबसे ऊपर हम लोग रखना चाहते हैं, चूंकि हम लोग प्रवासी मजदूरों की बात कर रहे हैं और प्रवासी मजदूरों को आप मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली से अगर बुला लेते हैं तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको वहां पर स्वरोजगार और रोजगार की बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल। हमको लगता है कि आज भी जिस तरह का ढिबरा का अवैध खनन हो रहा है, माननीय बाबूलाल मरांडी जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ करके और उद्योग नीति पर अपनी आवाज उठानी चाहिए थी और वहां पर उद्योग को वैध करके और लोगों को रोजगार देने का काम किया जाना चाहिए, जबकि वो उनका अपना जबकि अपना क्षेत्र है उनका। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि उसको अवैध खनन का जो है व्यवस्था बना दिया गया है और साथ में जो इससे न सिर्फ माने जनता को फायदा होगा बल्कि सरकार को भी जो है वो आय माने कर के रूप में जो है वो चीजें मिलेंगी। दूसरी बात आपको बताना चाहते हैं कि राजधनवार के क्षेत्र में बहुत सारा ऐसा जमीन है जो गरमजरुआ जमीन है जिसको 2016 में रसीद कटने के लिए बंद किया गया था। हमारे मैनिफेस्टो में ये भी है कि उन चीजों को लेड बैंक में नहीं जमा करके जिन लोगों के नाम से रसीद आज तक निर्गत हुआ है उनके नाम से जो है वो रसीद निर्गत हो, और जो भी ऐसा जमीन है वहां पर जिसमें कि कल कारखाना और इन चीजों का प्रयोग करके उद्योग नीति को सही व्यवस्थित मजबूत तरीके से ला करके किया जाए ताकि रोजगार मिल सके। हमारा एजेंडा में ये दोनों चीज शामिल है, न सिर्फ डिबरा बल्कि उद्योग नीति को मजबूत करना और साथ में गरमजरुआ जमीन है वहां पर प्लांट का व्यवस्था हो, और जिन लोगों का जमीन के नाम से 2016 तक रसीद निर्गत हुआ है उन लोगों के नाम से उसको लैंड बैंक में नहीं डाल करके और उनको जुत आवाज का जो है वो अधिकार मिलना चाहिए। इस बात पर मेरी आवाज मुखरता से रहेगी और इसको आवाज को उठाया जाएगा। एक पत्र आपने अपने विधानसभा के लोगों के नाम लिखा, उस पत्र की शुरुआत आप करते हैं कि बहुत ही भावुक मन से मैं ये पत्र लिख रहा हूँ। वो भावुकता क्यों? इसलिए है भावुकता की, एक बात समझिए, हम इस बात को मानते हैं कि जनता जो है वो बहुत सरल है, जनता धोखेबाज भी नहीं है लेकिन सरल है। और लोग क्या कहते हैं कि इसी मनोदशा का लाभ उठा करके जो है वो आप देखेंगे कि लोग अपने वोट को, अपने लिए वोट को ठगते हैं। आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहेंगे कि आज के डेट में राजधनवार में जो है वो आज फिर से पैसे का, शराब का और मीट का प्रचलन जो है वो चल रहा है। अगर यदि आप देखेंगे एक दो मीटिंग जो है वो कुछ लोगों को उद्योगपतियों के द्वारा हो या फिर ठेकेदारों के द्वारा हो या फिर पूंजीपतियों के द्वारा हो, तो जिस लड़ाई को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि इसका सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, तो अगर यदि ये सत्ता किसी नेता के परिवार से उठ करके और किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में चला जाता है जो कि कैपिटलिस्ट है तो वो फिर से परिस्थिति बदलेगी नहीं। इसलिए भावुक मन इसलिए कि पूरे झारखंड की जनता को हम अपील करना चाहते हैं कि इस बार धन बल पर वार करना है, इस बार अत्याचार जो लोग कर रहे हैं उस पर भी हम लोगों को वार करना है और अपने वोट का सही प्रयोग करना है, क्योंकि 24 साल से आप शोषण का शिकार होते हैं। अभी आज देखिए, आप चुनाव का दौर आया, अगले 2-3 महीना में चुनाव होगा और जनता पीड़ित है, जनता शोषित है और इस बात को, आवाज को बार बार हम लोगों तक लेकर के पहुंचते, लेकिन जिस दिन वोट देना है अगर यदि आप उस दिन बात को भूल जाते हैं, वही पीड़ा जो है वो लगातार जो 24 साल तक रहा, अभी 5 साल और आएगा तो 29 साल बढ़ करके चला जाएगा। दूसरी बात है कि जो आंदोलन आज 24 साल के बाद इतना बड़ा खड़ा हुआ, क्या फिर से कोई व्यक्ति इस तरह का आएगा जो इस आंदोलन को लीड करेगा और झारखंड के लोगों को जो है वो फिर से एक उम्मीद का, आस का किरण दिखेगा? तो ये सारा जो है वो पीड़ा अंदर है और इससे व्यथित हैं और आपके माध्यम, आपके इस चैनल के माध्यम से जो है वो लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि उद्योगपतियों का नहीं, परिवारवाद का नहीं, जो समाजवाद की बात करता है, जो जन जन तक जुड़ सकता है, उन्हीं लोगों को, हम लोगों को आगे बढ़ाना है। एक अंतिम सवाल, राजधनवार से आप चुनाव लड़ेंगे जैभी कैसे, सामने अगर प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी रहेंगे, हो सकता है उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा भी रहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कितना टफ सिचुएशन होगा आपके लिए चुनाव लड़ना?
देखिए, पहली बात तो पहला जो आपका सवाल है उसका ये है, हम लोगों का पार्टी जो है वो उसमें केंद्रीय कमेटी है, केंद्रीय कोर कमेटी है, स्क्रीनिंग कमेटी है, अनुशंसा कमेटी भी बनाई गई है। तो ये पार्टी का अपना निर्णय होगा कि किस व्यक्ति को वो सिंबल देता है, वो चुनाव लड़ेगा। अगर इस परिस्थिति में हम अपने आप को देखते हैं तो निश्चित रूप से इस बात को मानते हैं कि बाबूलाल मरांडी जी का अपना अब जमीन नहीं रहा। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा में वो 5 रिजर्व सीट को हारे और उसी 5 रिजर्व सीट के लिए वो जाने जाते हैं, तो राज धनवार क्या हम पूरे झारखंड में इस बात को बता सकते हैं कि बाबूलाल जी के लिए कहीं पर भी सेफ सीट नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से जनता के लिए ये बात हम कहना चाहेंगे कि ये तब तक टफ है जब तक जनता चुनाव नहीं लड़ती है। आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम झारखंड और तमाम राज धनवार की जनता से अपील करना चाहते हैं कि चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं, आपका बेटा चुनाव लड़ेगा, एक जमीन का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास विचारधारा है, जिसके पास जो है वो लोगों की आवाज को उठाने की क्षमता है, जो माने सड़क से लेकर के सदन तक अपनी आवाज को मुखरता से रखेगा, आपके दुख सुख में खड़ा रहेगा। और इन परिस्थितियों को देख करके जनता हमारे साथ आती है। जनता अगर चुनाव लड़ती है तो निश्चित रूप से ये बहुत आसान चुनाव है और आसानी से चुनाव को जीता जा सकता। लेकिन कोई नेता चुनाव लड़ेगा तो निश्चित रूप से ये टफ होगा। धनवार का बेटा, माटी का बेटा चुनाव लड़ेगा तो ये बहुत आसान चुनाव होगा। तो आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में थे राजेश सतंदी, केंद्रीय सचिव जेबी कैसेस। बहुत सारी बातें जो जेबी कैसेस को लेकर थी या जो बातें चल रही थी, बहुत ही स्पष्टता से उन्होंने इसका और मुखरता से इसका जवाब दिया। आप जब ये पॉडकास्ट देखेंगे तो आपको भी बहुत ही ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि जो बातें चलती है उसके पीछे जो सच्चाई क्या रहती है। बहुत ही खुले मन से इन्होंने इस बात को कहा और ख़ास करके राय धनवार के बारे में हमने बहुत सारी बात की, क्योंकि सर वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ की स्थिति भी आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से जान सकेंगे और जो विचारधारा है जेबी कैसेस की उसके बारे में भी आप जान सकेंगे। एक बार मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और जोहार। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को झारखंडी जोहार। एक साथ बोलेंगे, जोहार झारखंड। जोहार।